गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है सबको मेरी? गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? जशन प्लीज रिप्लाई करो तो स्टार्ट करते हैं। तो रिवाइज किया था कल वाला बुक से? हाँ जी मैम, कर लिया। समझ आ गया सी? हाँ जी मैम। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, कल हमने एटम्स के बारे में स्टडी किया था। एटम्स के बारे में सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन 1898 में किया था। उसने एक मॉडल बनाया था जिसको उसने क्या नेम दे दिया था ऑल्सो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों ऐसा बोला गया? बिकॉज जे थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम है, एटम एक स्फीयर होता है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है जो पूरे एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है यूनिफॉर्मली, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जे थॉमसन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स हैं या फिर पुडिंग के अंदर प्लम्स हैं। और एक और उसने स्टेटमेंट दी कि एटम एज अ होल हमेशा क्या होता है, स्टेबल एंड न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन्स इस वे से अरेंज किए होते हैं कि उनके बीच जो म्यूचुअल रिपल्शंस होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच या फिर नेगेटिव नेगेटिव के बीच, वो सारी किसके द्वारा बैलेंस कर ली जाती हैं, अट्रैक्शन के द्वारा। इसीलिए एटम पूरा स्टेबल होता है एंड चार्ज उसका जीरो, वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद जो थॉमसन का मॉडल था उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि पॉजिटिव चार्ज का सारा मैटर बना हुआ है, उसी के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरह से है, जैसे वाटरमेलन की एग्जांपल ले लो कि पूरा वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। थॉमसन का जो मॉडल था वो कुछ चीजों के लिए तो सक्सेसफुल था, जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो गया, और उसने कुछ चीजों के लिए वो फेल हो गया। ठीक है, उसने थॉमसन ने ये चीज अज्यूम की थी, उसने 2-3 अजम्पशन लेकर उसने अपने मॉडल को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट चीज उसने अज्यूम की थी कि जो एटम्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और जो ये वाइब्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की बहुत स्लाइटली होती है, और अब जब वाइब्रेशन है तो एनर्जी है, इसीलिए वहां पर जो इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट कर देते हैं। जो थॉमसन का मॉडल था ये 1898 में बनाया गया, 1911 तक ये पॉपुलर रहा, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। रदरफोर्ड ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? इसके कुछ फेलियर थे। फर्स्ट फेलियर क्या था कि ये हर एक एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसे हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने में, जिनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो रहा था। और सेकंड क्या है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स लेकर, उसको, उसमें क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है लार्ज एंगल तक, उसको भी एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया।
तो ये हमने कल कर लिया था थॉमसन मॉडल। उसके बाद हमने कल किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये 1911 में किया गया। उसी टाइम जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट को, उस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो ये रदरफोर्ड के 2 एसोसिएट्स थे, एच जीजर एंड ई मार्स्टन। उन दोनों ने परफॉर्म किया था अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है, एक हीलियम एटम ही होता है। हीलियम का आयन होता है, मतलब ऐसा एटम जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स या रिमूव किए होते हैं। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2e होता है। और अल्फा पार्टिकल हीलियम का आयन है जिसका चार्ज +2e है, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए हैं। और मास की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन के मास के नियरली 4 टाइम्स होता है ये। कैसे किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, देखो इसमें ऐसे किया था। ये हमने कल किया था कि एक लेड का ब्लॉक था जिसके अंदर काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स थे। उन अल्फा पार्टिकल्स, वो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा था, कोई इसमें, कोई इसमें, है ना, कितने सारे रेडिएशन थी। इन सभी को हम चाहते थे कि नैरो बीम होकर ये एक गोल्ड थिन फॉइल के ऊपर फॉल हो, और फिर हम देखना चाहते हैं कि इसकी स्कैटरिंग होती है या डायरेक्टली फॉल होता है। इसीलिए वहां पे कॉलीमेटर लगा दिया, जो एक ऐसा डिवाइस है जो पार्टिकल बीम की डायरेक्शन को क्या कर देता है, नैरो बीम बना देता है। इसीलिए ये सारे अल्फा पार्टिकल ये रेड लाइट रे की फॉर्म में यहाँ पे जैसे ही फॉल हुए, तो उसके बाद वो सीधा नहीं गए। गोल्ड फॉइल इतनी स्मॉल थिकनेस की 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर का ये पेपर यूज किया गया गोल्ड का, बिल्कुल थिन, कितनी स्मॉल थिकनेस है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनकी यहाँ पे रोटेटेबल माइक्रोस्कोप लगाया गया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई, इसको हम रोटेट कर सकते थे माइक्रोस्कोप को। देखा गया कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है, कोई इसमें, ये सभी पार्टिकल क्या हो गए, स्कैटर हो गए, खिड़ गए। ठीक है, तो ये हमने इससे ऑब्जर्व किया, ये वाले एक्सपेरिमेंट से। और इसमें उसके बाद हमने इसका ग्राफ स्टडी किया था कि ग्राफ में क्या था, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बनाया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग एंगल के साथ। तो उससे ग्राफ में जब एक्सपेरिमेंटल डाटा से थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बनाकर जब उसका ग्राफ बनाया गया मैथमेटिकल फॉर्म के लिए, तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो ज्यादा अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट ही पास हो रहे थे, और या फिर बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन सफर कर रहे थे। इनफैक्ट अगर 8000 टोटल अल्फा पार्टिकल है, तो उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 90 डिग्री या 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी सभी मोस्टली बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ डिफ्लेक्ट हुए, या फिर बहुत स्मॉल एंगल था उनका। ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल उसमें ऐसा भी मिलेगा जो क्या होगा, 180 डिग्री के नियरली डिफ्लेक्शन होगी उसकी, कि वो 180 डिग्री मतलब उसके साथ स्ट्राइक किया और वापस चला गया, तो इस तरह से उसका एंगल 180 डिग्री। और ग्राफ जो बना था वो इस तरह से बनाया गया। ठीक है, ये उसकी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमारे पास ये वाला ग्राफ ड्रॉ हुआ स्कैटरिंग एंगल थीटा का नंबर ऑफ पार्टिकल से, जिससे हमें ये चीज पता चली ग्राफ से कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कितने नहीं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस रिजल्ट से 2 चीजें सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। फर्स्ट तो देखो, इससे हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि अल्फा पार्टिकल्स हैं जो, वो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो बहुत कम एंगल से ही आगे पास हो रहे हैं, है ना। तो अगर एंगल की वैल्यू कम है तो पूरा जो एटम है, जो गोल है ये पूरा एटम, जिस चैम्बर में ज्यादा से ज्यादा स्पेस तो एम्प्टी रहेगी, क्योंकि उनका एंगल बहुत कम है। देखो सपोज कर लो कि कोई एटम जब स्कैटरिंग हुई उनकी, तो देखो कोई एटम तो हो गया, ऐसा नहीं है कि एक बहुत दूर इधर चला गया या इधर चला गया, ऐसे फील नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ, बल्कि स्मॉल स्मॉल एंगल थे। इनफैक्ट 8000 पार्टिकल में कोई एक ऐसा था जो 90 डिग्री था। 90 डिग्री भी पूरा बहुत रेयर चांसेस थे कि अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हो। 8000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री में स्कैटर हुआ, बाकी सभी बिल्कुल स्मॉल, इसके बिल्कुल क्लोज क्लोज। इसका क्या मतलब है कि जो बाकी का स्पेस है ये वाला सारा, ये तो एम्प्टी बच गया,
है ना। तो ये चीज, लेकिन अगर हम जे थॉमसन वाला मॉडल देखें तो वो तो ये बोल रहा था कि जो एटम है वो पूरा पॉजिटिव पार्टिकल से फिल हुआ है और उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स है कि कभी कहीं कहीं पर। लेकिन जब हमने अल्फा पार्टिकल के साथ करके देखा तो मोस्टली स्पेस तो यहाँ पे एम्प्टी बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फेल हो गया और इसीलिए रदरफोर्ड ने अपनी सजेशन दी। उसने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एटम का मास होता है वो बिल्कुल स्मॉल रीजन में, सेंटर में, ठीक है, कि वो सेंटर में बिल्कुल स्मॉल रीजन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे कि ये एटम है, इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल रीजन में, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम का और सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसने रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड तो ये बोल रहा था कि ये पूरा एटम है, इसमें हर जगह पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पूरा बना ही पॉजिटिव चार्ज का हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बीच बीच में कहीं कहीं। ये चीज बोली थी जे थॉमसन ने। लेकिन रदरफोर्ड कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में, स्मॉल रीजन में, बहुत स्मॉल स्पेस में कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये रदरफोर्ड की सजेशन थी जो हम अभी भी पढ़ते हैं और जो ट्रू प्रूव हुई। एंड जे थॉमसन वाले के एक्सपेरिमेंट के कुछ क्या मिले, फेलियर मिले। उसके बाद हमने, रदरफोर्ड ने एक सजेशन और भी दी कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसीलिए जो जे थॉमसन ने बोला था कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तभी वो एटम एज अ होल हमेशा स्टेबल होता है और न्यूट्रल, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। इतना हमने कल कर लिया था, हो गया सबका रिवाइज, इतना सबको आता है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अब उसके आगे करते हैं कि जो स्कैटरिंग हुई है अल्फा पार्टिकल, वो खिंडे क्यों हैं, उनकी स्कैटरिंग क्यों हुई, वो स्ट्रेट क्यों नहीं फॉल हुए जब गोल्ड, तो वो किसकी वजह से है, इज ड्यू टू द कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियाई। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच क्या होती है, रिपल्शन होती है। इसीलिए कहता है अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। देखो डायग्राम से आपको क्लियर होगा। अब ये पूरा एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही देखो, सपोज करो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, फर्स्ट वाला जिसपे बाण लिखा है, ये फर्स्ट वाला अल्फा पार्टिकल है, ये यहाँ से इसके ऊपर जैसे ही फॉल हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर है, तो ये काफी दूर चला गया, फिर इसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हुई है, ये वाली थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है इसका एंगल। उसके बाद सेकंड वाला फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, देखो इसकी रिफ्लेक्शन इतनी हुई, स्ट्रेट नहीं गया, जबकि ये ऐसे जाना चाहिए था, तो इतने एंगल के साथ इसकी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई। ये वाला हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। और उसी तरह इसमें जो एंगल बना है वो स्मॉल बना है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। क्यों? बिकॉज सेकंड वाला देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव के ज्यादा क्लोज है, लेकिन फर्स्ट वाला जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव से थोड़ा दूर है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ओनली, +2e, वो भी तो हीलियम का आयन है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, +2, है ना। उसके पास भी 2 चार्ज हैं, दोनों हीलियम, दोनों प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, ठीक है। अब जैसे ही ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ, तो ये देखो इसका जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से वो उससे भी कम है, सेकंड वाले अल्फा पार्टिकल से भी कम है, इसीलिए यहाँ पे और ज्यादा रिपल्शन होगी, ये इससे दूर, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी। तो एंगल देखो उससे भी ज्यादा बन गया यहाँ पे, अगर देखें डिफ्लेक्शन एंगल। अब उसके बाद जो फोर्थ वाला है, फोर्थ तो सबसे ज्यादा क्लोज है, इसका तो पॉजिटिव से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये यहाँ तक तो पहुंचा। उसके बाद जैसे ही इसके नियर पहुंचा तो इसने तो रिपेल करना था, बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर में न्यूक्लियस के पास भी प्रोटॉन है, तो उसने रिपेल कर दिया, तो ये रीबाउंड कर लेगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा और बैक चला गया, ठीक है। उसी तरह अब थर्ड 3 डैश एक मैंने लिख लिया,
तो इसका भी डिस्टेंस जो है 3 जितना ही है, तो इसीलिए ये भी, पर ये इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ हुई, नीचे की तरफ हुई है ना, तो ये भी डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे भी इतना बड़ा एंगल बन रहा है। उसके बाद 2 डैश का जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है वो थोड़ा और ज्यादा है, इसीलिए इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी कम हुई है। लेकिन अब जो फर्स्ट वाला है 1 डैश, इसका डिस्टेंस जो पॉजिटिव से है काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी डिफ्लेक्शन और भी कम हुई, सबसे स्मॉल एंगल यहाँ पे बना। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है। आया समझ ये टॉपिक सबको, ये वाला डायग्राम से? यस मैम। है ना। तो क्या है, जो जैसे हमें पता ही है कि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल अट्रैक्ट करते हैं। अब ये भी अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूक्लियस के पास भी सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसीलिए जितना क्लोज उसके आएगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही उसकी डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगी। यहाँ पे हुई है 180 डिग्री के एंगल के साथ, वो रिटर्न हो गया, उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ये सबसे ज्यादा नजदीक था पॉजिटिव चार्ज के, सबसे नजदीक ये पहुंचा न्यूक्लियस के, और बाकी जो इससे थोड़े दूर दूर थे उनकी डिफ्लेक्शन उतनी ही कम हुई। जो जितना क्लोज है उतनी उसको ज्यादा रिपेल करेगा, वो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, कूलम्बिक रिपल्शन। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो क्यों होती है, क्वेश्चन बनता है, देन ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, बिकॉज दोनों के पास लाइक चार्ज है। क्लियर है बेटा सारा ये? यस मैम। सबको क्लियर है? और देखो इस डिस्टेंस को इन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, डिस्टेंस R0, ये वाला डिस्टेंस R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, के जो सबसे नजदीक पहुंच पाया था न्यूक्लियस, उससे लेकर न्यूक्लियस का डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल जो सबसे नजदीक पहुंच पाया था, ये वाला इतना डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, R0। इसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसकी अप्रोच न्यूक्लियस, वो वाले अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस जिसकी अप्रोच न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज थी, उसको हम बोलेंगे R0 से डिनोट करेंगे, और उसको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद देखो अभी आगे आगे इसी को बताया है कि अल्फा पार्टिकल जो 1 एंड 1 डैश था, वो तो एटम के थ्रू पास हो रहा था लार्ज डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर उसकी रिपल्शन भी स्मॉल थी, ऑलमोस्ट वो अनडिफ्लेक्ट हुए ही उससे पास कर गया। वही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, कौन कौन से, 1 एंड 1 डैश, और 2 डैश 3 डैश थोड़े क्लोज थे न्यूक्लियस के, इसीलिए उनकी रिपल्शन क्या हुई, थोड़ी ज्यादा हुई, और उनके जो स्कैटरिंग हुई वो लार्ज एंगल पे हुई। लेकिन जो 4th अल्फा पार्टिकल था, 4 नंबर पे था, जो न्यूक्लियस के हेड ऑन बिल्कुल उसके उसके पास ही जा रहा था, डायरेक्ट लाइन से उसका डिस्टेंस था, तो वहां पे उसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस की। और जैसे जैसे वो अल्फा पार्टिकल के नजदीक जा रहा था, वैसे वैसे ही क्या हो रहा था, उसकी स्पीड स्लो बन रही थी, स्लो डाउन, क्यों, बिकॉज वो एक्सपीरियंस कर रहा था स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, एंड फाइनली जब उसको बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स मिली तो वो स्टॉप हो गया, एंड देन उसने अपने पाथ को, जो उसका ओरिजिनल पाथ था, उसी साइड वो रिपेल्ड बैक, उसी साइड वो वापस चला गया। जो डायग्राम से एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स में। क्लियर है बेटा ये वाला टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्यों हुई है, और कौन सा, किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल कम है, अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक होने के बाद जब डिफ्लेक्शन होती है, और कौन सा 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है और स्टॉप हो जाता है, किसने ज्यादा रिपल्शन
एक्सपीरियंस करनी है, किसने कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करनी है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? डिस्टेंस की वजह से। जिसका न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। क्यों? बिकॉज रिपल्शन की वैल्यू कम होगी। जितना उसके क्लोज होगा कोई भी पार्टिकल उतनी उसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, और वो इतनी ज्यादा भी हो सकती है अगर जैसे ये वाला तो रुक ही गया, फाइनली स्टॉप ही हो गया, जो 4 नंबर पे था हमारे पास। 4 नंबर पे ये वाला था, ये देखो 4, ये तो यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद स्टॉप हो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ से रिपल्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और ये वापस चला गया, फिर उसी पाथ में, अपने पाथ में रिपेल कर दिया उसको, न्यूक्लियस से जो उसको कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस हुई। इतना क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी मैम। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, जिसको ऊपर वाला समझ आ गया उसी को ये क्लियर होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया और वो देखो जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ गया तो वो जब तक उसकी स्पीड स्लो होती गई। क्यों? जितना जितना वो न्यूक्लियस के पास जा रहा था, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। उतनी ही जितना उसके वो क्लोज जाने की ट्राई कर रहा है उतनी ही वहां पे, जैसे दो मैग्नेट हैं, अगर हम लाइक पोल्स को एक दूसरे की तरफ जितना क्लोज लेकर आएंगे उतनी हम वहां पे रिपल्शन फील करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। वही यहाँ पे हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आया, एक डिस्टेंस ऐसा आया जिसपे जाके वो स्टॉप हो गया। क्यों? बिकॉज वहां पे कूलम्बिक रिपल्शन जो है बहुत ज्यादा हाई हो गई उसकी फोर्स की वैल्यू, और वो वापस चला गया। देखो तो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट। अब इसका आर्टिकल करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो आर नॉट, तो या फिर न्यूक्लियर साइज एस्टिमेट करना हो कि न्यूक्लियर का साइज कितना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो उसके लिए सपोज कर लिया कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? स्मॉल m, और जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? v। स्टार्टिंग में वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और डायरेक्टली किधर मूव कर रहा है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ यहाँ तक। ठीक है, इसके सेंटर की तरफ। जैसे जैसे वो पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? कूलम्बिक रिपल्शन। उसको रिपल्शन फील हो रही है वैसे वैसे, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी तो है उसके पास, वो भी काइनेटिक। क्यों? बिकॉज वो मोशन में है, इसीलिए तो वो मूव कर रहा है। वो किस में कन्वर्ट होते जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी वजह से? कूलम्बिक रिपल्शन की वजह से। और एक डिस्टेंस ऐसा आया एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्मॉल मूवमेंट के लिए स्टॉप हो गया। ठीक है, क्यों स्टॉप हो गया? बिकॉज कूलम्बिक रिपल्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, और उसने फिर क्या कर दिया? देन बिगिन टू रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करना, वापस जाना शुरू कर दिया। और उसकी जो स्कैटरिंग हुई है अभी, वो कितने एंगल पे हुई है? इट इज, तभी तो वो वापस जब गया तो उसकी स्कैटरिंग ही तो हुई है थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जब वो वापस गया तो एंगल उल्टा बन जाएगा। ये यहाँ से जा रहा था, यहाँ तक पहुंचा, अब उसके बाद ये इसने वापस कर लिया इसी डायरेक्शन में, तो अगर हम एंगल देखें तो कितना बना? 180 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है आर नॉट, डिस्टेंस है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? ये वाले डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसी को। ये वाला देखो यहाँ तक ये पहुंचा, उसके बाद रिट्रेस कर लिया अपना पाथ। इस डिस्टेंस को न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? आर नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है इतना बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब उसके आगे देखो, अब डिस्टेंस आर नॉट पे जाकर क्या हुआ है? जो वो तो स्टॉप हो गया, उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी इसीलिए तो वो मूव कर रहा था। अब जब स्टॉप हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल की जो स्टार्टिंग वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हम मैथमेटिकली करेंगे
कि काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली, उसने अपना पाथ ही चेंज कर लिया। तो अगर हम निकालें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, अल्फा पार्टिकल की, तो देखो उसके लिए हमें चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R नॉट। पोटेंशियल का किया है ना हमने, पोटेंशियल एनर्जी का भी फर्स्ट यूनिट में। यहाँ पे हमने सबसे पहले कूलम फोर्स किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, के फॉर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल इनटू चार्ज ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारे पास, Q1 अल्फा पार्टिकल है और Q2 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। ठीक है, जो जिस न्यूक्लियस के ऊपर से की वजह से स्कैटर हो रहा है चार्ज। और थर्ड R नॉट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें पता है, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का आयन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है +2e। और स्कैटरिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है +ZE। ठीक है, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है +ZE। और अगर काइनेटिक एनर्जी देखें इनिशियल स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल की, हमने सपोज किया था कि अल्फा पार्टिकल का मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें, ये दोनों फॉर्मूले हमें पहले से पता होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², पोटेंशियल का k Q1 Q2 अपॉन R फॉर डिस्टेंस, यहाँ पे R नॉट है, देन R नॉट लिख लिया। K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल भी हमें पता है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी +ZE। जिस भी चीज का एटम है, अब उसके अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर किसी और चीज का, अगर कोई और एटम है तो Z की वैल्यू चेंज होती जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पे फिल कर दी वैल्यू, Q1 की जगह पे 2E, Q2 की जगह पे ZE अपॉन R नॉट। उसके बाद ये हो गया E इंटू E² K2Z अपॉन R नॉट। ये आ गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी मैम। बात देखो, अब एनर्जी के हमने पढ़ा है पहले, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। के एनर्जी की वैल्यू ना तो इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज, वो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन न्यूक्लियस से उसको इतनी ज्यादा रिपल्शन मिली कि उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कंजर्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। इसीलिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो अब हमने दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, उसी से हमारे पास R नॉट की वैल्यू आ जाएगी कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है ½ mv², उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई K2Z² अपॉन R नॉट। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया, 2 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दो इक्वेशंस को, तो क्या हो गया हमारे पास 2 × 2 4ZE² मल्टीप्लाई बाय K फॉर क्या है कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उसके बाद इधर आ गया mv² इंटू R नॉट, उस साइड चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये बन गया। यहाँ से अब R नॉट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 4kZE² अपॉन mv²। ठीक है, या फिर हम इसको mv², हमें पता है ½ mv² क्या होता है k अल्फा, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म क्या है, यहाँ पे हाफ mv² होना चाहिए। तो एक 2 यहाँ से हम नीचे ले आएंगे mv² अपॉन 2, उसकी जगह क्या आ जाएगा k अल्फा, ऊपर क्या रह गया 1 2 k ze²। तो क्वेश्चन इस पे बनेंगे न्यूमेरिकल क्या कि हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है, आर नॉट कैलकुलेट करना है। अगर वहां पे हमें मास एंड वेलोसिटी गिवन होंगे तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, या फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे पहले, फिर काइनेटिक एनर्जी वाला निकाल लेंगे। अगर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। कुछ भी नहीं किया, बस हाफ mv² की जगह यहाँ पे k अल्फा लिख दिया। स्मॉल k का मतलब कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन है। ठीक है, लेकिन जो k अल्फा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आ गया समझ सबको? यस मैम। देखो बस इतना ही था कि हमें, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में कुछ नहीं था कि अल्फा पार्टिकल जब हेड ऑन कोलिजन स्ट्राइक करने जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है अगर डायरेक्टली, तो न्यूक्लियस से उससे इतनी ज्यादा रिपल्शन मिली कि कुछ डिस्टेंस पर जाके वो अपना रिट्रेस कर लेता है पाथ। और जिस डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच जहां तक वो पहुंचा, वहां से लेकर न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये ऐसे क्यों हो जाता है, यहाँ पर जाके उसकी जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें आर नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों के फॉर्मूले से हमने वैल्यू लिख ली। उसके बाद कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, बिकॉज दोनों एनर्जी क्या होंगी, टोटल एनर्जी तो दोनों की कांस्टेंट ही होगी, दोनों इक्वल होंगी। तो इक्वेट कर दिया, वहां से हमारे पास आर नॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। क्लियर है इतना बेटा सबको? यस मैम। उसके बाद देखो न्यूक्लियर के साइज को भी एस्टिमेट किया है। को जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो आर नॉट से स्मॉलर होना चाहिए। ऑब्वियसली देखो डायग्राम से ही हमें क्लियर हो रहा है। अब न्यूक्लियस देखो कितना छोटा है, ये स्मॉल वाला ब्लैक डॉट है, इसका जो रेडियस होगा ये पॉजिटिव, अगर इतना बड़ा भी है न्यूक्लियस तो इससे तो स्मॉल ही है। आर नॉट तो इतना डिस्टेंस है, न्यूक्लियस क्या है, ये वाला है। इसका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इनफैक्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से भी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, न्यूक्लियस के रेडियस से थोड़ा ज्यादा ही है। तो इसी फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किया है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अल्फा पार्टिकल जो यूज किया था उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ मेगा, या फिर मिलियन भी बोल सकते हो, इसका मतलब है 10⁻⁶। तो ये क्या रह गया -13। तो जाउल में हमने निकाल ली। एक रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, किस लिए, न्यूक्लियर पार्टिकल के साइज को एस्टिमेट करने के लिए। वहां पे यही वाला ऊपर वाला ही चीज की गई। उसमें जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ऊपर वाले फॉर्मूले में बस पुट किया है। उसने गोल्ड यूज किया था, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये वाला। ये सारा कुछ जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आई आर नॉट की, देखो न्यूक्लियर का एस्टिमेट साइज उसने किया, वो कितनी आई 41.3 × 10⁻⁻15। -15 से पता चल रहा है ना कि कितना ज्यादा स्मॉल है। और फर्मी मीटर भी हम बोल सकते हैं, 10⁻⁻15 मतलब स्मॉल एफ। तो जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 41.3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो आगे इसको कल कर लेंगे, आप यहाँ तक कर लेना रिवाइज। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। तो आज आप बुक से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला टॉपिक प्रॉपरली विद आर्टिकल करके देखोगे नोटबुक पे, और जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो भी बना लोगे। ठीक है, ओके मैम। तो आगे कल करेंगे। कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो।
Anyone have any doubt? No, ma'am. अर्शनूर प्रेजेंट है, जशन प्रेजेंट है और दमनप्रीत. Okay बेटा, you can leave now.